Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to perform lab number 11, which is about two-port networks. And in this lab we are going to understand the concept of Z parameters, Y parameters and ABCD parameters in a two-port network. So before going to the details of understanding of these parameters, let's first understand the concept of port in electrical engineering and how different electrical engineering networks or circuits are categorized in different categories with respect to the number of ports they have. So to explain what is port, let me first take another blank document, so that I can draw something. Okay. So basically हमारे पास पोर्ट होती क्या है. पोर्ट एक ऐसा पॉइंट और एक ऐसा पार्ट ऑफ अ सर्किट होता है जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि हम उस सर्किट को दूसरे किसी और सर्किट के साथ कनेक्ट कर सकें. ठीक है, तो अब हमें पता है कि हम किसी भी एक सर्किट को दूसरे सर्किट के साथ या किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए वी नीड सम टर्मिनल. ठीक है, हमें दो टर्मिनल्स चाहिए होते हैं जिन दो टर्मिनल्स के थ्रू हम एक सर्किट को दूसरे सर्किट के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पोर्ट एक ऐसा पार्ट ऑफ अ सर्किट है जिसके थ्रू हम एक सर्किट को दूसरे सर्किट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स अ पोर्ट शुड बी कंसिस्टिंग ऑफ some number of terminals. So what is a port? It actually consists of two terminals. ठीक है, तो हमारे पास एक पोर्ट होता है जिसमें हमारे पास एटलीस्ट दो टर्मिनल्स होते हैं that makes a one port. ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ सर्किट एन RLC सर्किट. ओके, अब मेरे पास एक सर्किट है. ओके, ये मेरे पास एक RLC सर्किट है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास हम चाहते हैं कि इस RLC सर्किट को मैं किसी भी दूसरे सर्किट के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ थ्रू दीज टू टर्मिनल्स. तो ये दो टर्मिनल्स जो हैं इट विल मेक वन पोर्ट. ठीक है, तो ये हमारे पास एक पोर्ट बन गया. ठीक है, ये दो टर्मिनल्स जो हैं ये एक पोर्ट बन गया. सही. अब इस तरह से अब ज़रूरी नहीं है कि इस सर्किट में हमारे पास जो है वो एक ही पोर्ट हो. इस सर्किट में हमारे पास दो पोर्ट भी हो सकते हैं, टू और तीन पोर्ट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्मिनल्स वी हैव. ठीक है, तो हमारे पास अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि इसमें हम एक और जो है वो दो टर्मिनल्स और कंसिडर कर सकते हैं. ये दो टर्मिनल्स भी हो गए, तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरा पोर्ट बन गया. इसी तरह से मैं फॉर एग्जांपल एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल कंसिडर कर सकती हूँ, तो ये एक और तीसरा पोर्ट बन गया. ये P2 बन गया, ये P3 बन गया. इस तरह से डिफरेंट हमारे पास पोर्ट्स एक बन सकते हैं. लेकिन हमें एक लेजिट पोर्ट्स जो है वो नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है वो एक सर्किट में चाहिए होते हैं जिससे हम एक अच्छे सही तरीके से हम लोग सिग्नल इन एंड सिग्नल आउट कर सकें उस सर्किट के थ्रू. अब हम यहाँ से सिग्नल इन और यहाँ से सिग्नल आउट जो है वो हम कर सकते हैं, बट दे विल बी ऑफ नो यूज़. ठीक है, इस पर्टिकुलर RLC नेटवर्क में हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही पोर्ट्स चाहिए, एक इनपुट पोर्ट और एक आउटपुट पोर्ट. ठीक है, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट तरह के बहुत सारे और भी नेटवर्क्स होते हैं जिसमें हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा पोर्ट्स की होती है, कुछ में कम पोर्ट्स की होती है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट सर्किट. तो उसके लिहाज से हम लोग नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है वो खुद डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करूँगी. ओके, अब थोड़ा सा इसको मज़ीद समझते हैं कि एक हमारे पास पोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और पोर्ट होता क्या है. हमें पता है कि हमारे पास इसकी सबसे पहले एक इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करते हैं. इसकी इम्पोर्टेंस पर अगर हम लोग बात करें पोर्ट्स की, तो हमें पता है कि जो हमारे पास घरों में कुछ अप्लायंसेस वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं तो वो एक बॉक्स के अंदर होती हैं. ठीक है, तो वो बॉक्स के अंदर होती हैं और हमें आउटसाइड में सिर्फ दो टर्मिनल्स गिवन होते हैं या समटाइम्स तीन टर्मिनल्स या समटाइम्स जो है वो डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन टर्मिनल. तो हमें सिर्फ दो टर्मिनल्स होते हैं और हमें कहा हुआ होता है कि इस दो टर्मिनल्स के थ्रू यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर बॉक्स. वो बॉक्स इसका भी हो सकता है, फ्रिज का भी हो सकता है, AC का भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है. तो वो जो दो टर्मिनल्स होते हैं वो हमारे पास दो टर्मिनल्स एक पोर्ट कहलाता है. ठीक है, तो अब हमारे पास वो एक पोर्ट होता है जिसके थ्रू हम सिग्नल को इन कर रहे होते हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक अप्लायंसेस में या किसी एक बॉक्स के अंदर दो ही टर्मिनल्स गिवन हो. चार टर्मिनल्स भी गिवन हो सकते हैं, 6 टर्मिनल्स भी गिवन हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है. तो अब हम सबसे पहले डिफरेंट एग्जांपल्स ले लेकर समझते हैं कि हमारे पास किस किस तरह के नेटवर्क्स हो सकते हैं और वो नेटवर्क्स किन किन कैटेगरी में आते हैं.
ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एक सिंपलेस्ट रजिस्टर। ठीक है, एक सिंपल रजिस्टर की अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास इस रजिस्टर में दो टर्मिनल्स हैं। ठीक है, एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है हमारे पास। ठीक है, अब ये दो टर्मिनल्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे ज़्यादा टर्मिनल्स हम इस एक सिंपलेस्ट रजिस्टर का बना नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम दिस रजिस्टर कैन हैव वन पोर्ट, यानी कि ये रजिस्टर जो है वो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हो सकते हैं, वन। तो इसका मतलब है कि दिस पर्टिकुलर नेटवर्क इज अ वन पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, कैसे वन पोर्ट नेटवर्क, दिस इज वन टर्मिनल एंड दिस इज अनदर टर्मिनल, सो दीज टू टर्मिनल्स विल मेक वन पोर्ट, दैट इज वन पोर्ट P1। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वन पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक इंडक्टर लें, सिंपल एक कैपेसिटर लें, तो दीज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगल पोर्ट नेटवर्क्स। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं टू पोर्ट नेटवर्क्स की। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क से हमारे पास ट्रांसफार्मर्स आ जाते हैं, RLC नेटवर्क्स आ जाते हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स जो हैं वो, बहुत सारे जो कॉमनली हम लोग सर्किट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं, वो ज़्यादातर इस स्टेज पर हमारे पास टू पोर्ट नेटवर्क्स ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग RLC नेटवर्क शुरू से स्लैब से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं उसी की एग्जांपल दोबारा लूँगी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक RLC नेटवर्क है। ठीक है, तो ये मेरे पास इसमें जो मैं टर्मिनल्स कंसिडर कर रही हूँ वो 4 टर्मिनल्स कंसिडर कर रही हूँ, और ये इस नेटवर्क को मैं बॉक्स के अंदर रख देती हूँ। इस बॉक्स के अंदर रखने का मकसद क्या है? इस बॉक्स के अंदर रखने का मकसद ये है कि हमारे पास, अगर अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि वाई वी कैटेगराइज आर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स इनटू सम काइंड ऑफ पोर्ट्स, मतलब नंबर ऑफ पोर्ट, 2 पोर्ट, 1 पोर्ट, 3 पोर्ट, इस तरह के पोर्ट्स में हम लोग क्यों कैटेगराइज करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क्स को। उसका रीज़न ये होता है कि हमारे पास स्टडी जो होती है, एनालिसिस एंड स्टडी बिकम्स ईजियर व्हेन वी कंसिडर अ पोर्ट्स, द नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स, यानी कि अगर हम पोर्ट्स की टर्म में उस नेटवर्क को समझें तो हमारे लिए स्टडी जो होती है वो आसान हो जाती है। वो स्टडी आसान क्यों हो जाती है? वो स्टडी आसान इसलिए हो जाती है कि हमें जो है वो हम लोग एक पूरे नेटवर्क को, नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स और हाउ इजी दैट नेटवर्क इज़, हम लोग उस नेटवर्क को एक बॉक्स के अंदर जो है वो इनक्लोज कर देते हैं, और उस बॉक्स के अंदर टर्मिनल्स जो है वो कुछ बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, यानी कि सिग्नल इन एंड सिग्नल आउट। अब सिग्नल इन एंड सिग्नल आउट के थ्रू हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि उस नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब जिस तरह का सिग्नल इन सिग्नल आउट होगा उस तरह से हम लोग उस नेटवर्क की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको उस लिहाज से लेकर चलेंगे। यानी कि वी डू नॉट रिक्वायर टू अंडरस्टैंड द होल नेटवर्क, हम लोग सिर्फ उसके आउटसाइड पैरामीटर्स को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, और उन पैरामीटर्स की मदद से हम लोग उस सर्किट के बिहेवियर को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम उस पैरामीटर्स को ज़रा देखते हैं कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे पास हो सकते हैं। इसको समझने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना भूल गई थोड़ा सा, वो ये कि एक पोर्ट आइडेंटिफाई करने की निशानी क्या है। फिर मैं दोबारा इस पर आऊँगी इस टॉपिक पर। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि एक पोर्ट को आइडेंटिफाई करने की निशानी क्या है, यानी कि हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि these two terminals are a part of one port and these two terminals are a part of another port, or we can also say that maybe these two terminals make one port and these two terminals make another port, or it can also happen that these two terminals make one port and these two terminals make another port। यानी कि इट इज़ स्टिल नॉट कन्फर्म्ड कि हमारे पास यही दो टर्मिनल्स जो होंगे वो एक पोर्ट बनेगा और यही दो टर्मिनल्स जो होंगे वो दूसरा पोर्ट बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये दो टर्मिनल्स जो हैं वो एक पोर्ट बना लें और ये दो टर्मिनल्स जो हैं वो दूसरा पोर्ट बना लें। तो आइडेंटिफिकेशन निशानी क्या है कि जो दो टर्मिनल्स हमारे पास हैं वही दो टर्मिनल्स जो हैं वो एक पोर्ट का हिस्सा है। ऐसा तो नहीं कि वो दो टर्मिनल्स जो हैं वो दो अलग अलग पोर्ट्स का हिस्सा हो। यानी कि अगर मैं इन दो पोर्ट्स की बात करूँ, मैं इन दो टर्मिनल्स की बात करूँ और कहूँ कि ये जो टर्मिनल्स हैं, हो सकता है कि ये दो टर्मिनल्स जो हैं वो एक पोर्ट का हिस्सा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दो टर्मिनल्स जो हैं वो अलग अलग पोर्ट का हिस्सा हो। ठीक है, तो निशानी क्या है कि पहचानने के लिए कि जो दो टर्मिनल्स हैं वो एक ही पोर्ट का हिस्सा है, उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है कि हमारे पास जो करंट होता है उससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि आया वो जो दो टर्मिनल्स हैं वो
एक ही पोर्ट का हिस्सा है या नहीं है। तो निशानी ये है कि जो दो टर्मिनल्स एक पोर्ट बना रहे हों उसमें एक टर्मिनल के अंदर जो करंट एंटर करेगा वो ही करंट दूसरे टर्मिनल से लीव करेगा। अगर ऐसा है तो दोज टू टर्मिनल्स विल मेक वन पोर्ट। यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये दो टर्मिनल्स जो हैं वो एक पोर्ट का हिस्सा है, एक पोर्ट का हिस्सा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टर्मिनल पे जो करंट लेट से आई है एंटर होगा वो ही इस टर्मिनल से लीव करेगा। ठीक है, सो नाउ if this is the condition then these two terminals will make one single port। ठीक है, एंड इफ ठीक है, तो ये एक निशानी है। और अगर सिमिलर केस यहाँ पर भी हम कंसिडर करेंगे, जो करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, लेट से I2 जो है वो यहाँ पर एंटर हो रहा है, तो I2 ही यहाँ से लीव करना चाहिए, तभी ये दो टर्मिनल्स जो हैं वो इस एक पोर्ट का हिस्सा बनेंगे। दिस विल मेक पोर्ट 2। ठीक है, अगर यहाँ से एंटर जो हो रहा है वो I2 एंटर हो रहा है और लीव जो कर रहा है वो I3 लीव कर रहा है, तो दैट मीन्स दीज टू टर्मिनल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ वन पोर्ट। ठीक है, ये दो टर्मिनल्स जो है वो अलग अलग पोर्ट्स का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ देखिए यहाँ I1 एंटर हो रहा है और यहाँ I2 एंटर हो रहा है, तो क्या ये दो टर्मिनल्स जो है वो एक पोर्ट का हिस्सा है? नो, दीज टू टर्मिनल्स आर अ पार्ट ऑफ टू डिफरेंट पोर्ट्स। एक इस पोर्ट का हिस्सा है और एक इस पोर्ट का हिस्सा है। So this is the concept of identifying the number of ports a network has, or the terminal belongs to two terminals belong to one port, or those two terminals belong to two different ports। ठीक है, तो ये तो थी निशानी। अब हम लोग बात कर रहे थे इस बात पर कि हम लोग ये इम्पोर्टेंस क्या है टू पोर्ट नेटवर्क्स की, और हम लोग क्यों ये कंसिडर करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क्स, और यानी हम लोग पोर्ट्स की टर्म्स में क्यों कैटेगराइज करते हैं अपने नेटवर्क्स को, तो हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे थे। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंट नेटवर्क, हमारे पास जब हम उसका एनालिसिस करने जाते हैं तो इफ़ वी कैटेगराइज द नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स, तो हमारे लिए उसका एनालिसिस जो होता है वो आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? वो आसान ऐसे हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, उस नेटवर्क को एक ब्लैक बॉक्स के अंदर जो है वो डाल देते हैं और उसके जितने भी पोर्ट्स होते हैं उनको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उन पोर्ट्स पे हमारे पास जो पैरामीटर्स हम लोग सिग्नल्स जो है वो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, उन सिग्नल्स की मदद से हम लोग उसके डिफरेंट पैरामीटर्स निकालते हैं और वो पैरामीटर्स हमें इस सर्किट के बिहेवियर को बताते हैं कि उस सर्किट का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, यानी कि हमें इस सर्किट के बिहेवियर को समझने के लिए हमें इस पूरे सर्किट का एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग पूरा KCL KVL वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं, जैसे हम लोगों ने लैब नंबर 5 में किया था। आपने देखा होगा कितना मुश्किल हो गया था आप लोगों के लिए करना, V1 V2 V3 वगैरह ये सब चीज़ें निकालना, एक एक पॉइंट की एक एक चीज़ की वो निकालना कितना मुश्किल हो गया था। तो उस मुश्किल को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने सर्किट को पोर्ट्स की टर्म में कैटेगराइज कर देते हैं। जब हम लोग पोर्ट्स की टर्म में हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं तो उससे उस मदद से क्या होता है कि हम लोग सर्किट के एक एक नोड के वोल्टेजेस और करंट्स को नहीं एनालाइज करते, हम लोग सिर्फ सर्किट के टोटल ओवरऑल बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए, उन पैरामीटर्स की मदद से हम लोग इसके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम इसी की एग्जांपल लें तो हमारे पास ये टू पोर्ट नेटवर्क है। ठीक है, अब इस टू पोर्ट नेटवर्क में हमारे पास बेसिकली चार टर्मिनल्स होंगे बाहर इस डब्बे के। ठीक है, तो ये चार टर्मिनल्स हमारे पास बाहर है। अब इन चार टर्मिनल्स की मदद से हम लोग कौन कौन से मतलब चीज़ें जो हैं वो निकाल सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें हो सकती है? एक तो करंट, इस टर्मिनल का करंट, और इन दो टर्मिनल्स का वोल्टेज, यानी कि थोड़ा सा ओके सो अच्छा मैं इसको दोबारा ज़रा बना देती हूँ ताकि एक क्लियर व्यू आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक बॉक्स है। नाउ क्योंकि हमें कंसर्न नहीं है कि इस बॉक्स के अंदर किस तरह का है क्या है, तो हम लोग उसकी डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ इसके आउटसाइड ऑफ दिस बॉक्स हमारे पास कौन कौन से टर्मिनल्स हैं उसकी डिटेल्स के ऊपर जाएंगे। सो वी हैव दीज टू टर्मिनल्स, वन ओवर हियर, वन ओवर हियर, वन ओवर हियर एंड वन ओवर हियर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पोर्ट्स हो गए। अब हम लोग जो है वो इन दो पोर्ट्स के थ्रू हम लोग सिग्नल इन एंड सिग्नल आउट जो है वो हम लोग कर सकते हैं अपनी मर्जी से।
तो इसके थ्रू, पोर्ट के थ्रू हम लोग कौन कौन से सिग्नल्स इन कर सकते हैं, एक तो वोल्टेज कर सकते हैं और एक करंट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी इस पोर्ट के थ्रू हम लोग एक वोल्टेज इन कर सकते हैं और एक करंट को इन कर सकते हैं, यानी कि जो इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 उसका नाम दे देते हैं, और जो करंट एंटर हो रहा होगा इस पोर्ट के थ्रू वो उसको हम लोग I1 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली जो इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है यहाँ पर वो उसको हम नाम देते हैं V2 का, और इन दो टर्मिनल्स के जो और इन दो इस पोर्ट के थ्रू जो हम लोग करंट एंटर करवा रहे हैं उसको हम लोग I2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो दो हो गए हमारे पास सिग्नल्स, यानी कि दो सिग्नल्स जो एंटर हो रहे हैं। अब इन दो सिग्नल्स की मदद के थ्रू हम लोग पैरामीटर्स कुछ ऐसे निकालेंगे जो पैरामीटर्स हमें इस सर्किट के बिहेवियर के बारे में बताएंगे। अब वो पैरामीटर्स डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स हो सकते हैं। वो पैरामीटर्स हमारे पास जो डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स हो सकते हैं वो हमारे पास, अब क्योंकि वोल्टेज और करंट है तो वोल्टेज और करंट से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। वोल्टेज और करंट से हम लोग इम्पीडेंस निकाल सकते हैं, यानी कि Z निकाल सकते हैं, और हम लोग जो है वो एडमिटेंस निकाल सकते हैं, यानी कि Y निकाल सकते हैं, यानी कि Z निकाल सकते हैं, Y निकाल सकते हैं, और बहुत सारे और भी पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। अभी ये जो सिंपलेस्ट हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे, मतलब और उनके थ्रू हमें सर्किट के बिहेवियर के बारे में पता कैसे चलेगा। डिफरेंट पैरामीटर्स हम लोग कौन कौन से निकाल सकते हैं, उसको निकालने के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ती है। वो स्ट्रैटेजी हमारे पास क्या होती है, वो स्ट्रैटेजी हमारे पास ये होती है कि हम लोग कॉन्सेप्ट में कि हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब इक्वेशन में हमें पता है कि अगर हम लोग इक्वेशन सिंपल एक लाइन की इक्वेशन लिखें तो हमारे पास y इज इक्वल टू mx में हम लोग कहते हैं कि एक वेरिएबल जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू जो होती है वो किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू जो होती है वो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रही होती है। यानी कि अगर ऐसा टेक एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। तो मुझे पता है कि x जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन, इट्स वैल्यू इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द अदर वेरिएबल, लेकिन y जो है वो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y की वैल्यू डिपेंड कर रही है m पर डिपेंड कर रही है, x पर डिपेंड कर रही है और c पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। यानी कि एक वेरिएबल जो होगा वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक वेरिएबल जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। उसके थ्रू हम लोग इक्वेशन को इजीली मेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये जो हमारे पास चार पैरामीटर्स इस टू पोर्ट नेटवर्क में है, V1, I1, V2, I2, इनमें से हम लोग किसी दो को एट अ टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल बना देंगे और किसी दो को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना देंगे। उससे होगा क्या कि क्योंकि चार वेरिएबल्स हैं और हम लोग के पास जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में हम लोग चार वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग दो इक्वेशंस हम लोग बना सकते हैं इजीली, जिसमें एक को डिपेंडेंट और एक को इंडिपेंडेंट। यानी कि हमें किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू जो होगी वो अननोन होगी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास नोन वेरिएबल होगी। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इन दो को मैं इंडिपेंडेंट कहती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इन दो की वैल्यूज जो है वो मुझे नोन है, और हम लोग इसके पैरामीटर्स निकाल लेंगे। जब पैरामीटर्स निकाल लेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू भी, इन दो पैरामीटर्स की वैल्यू भी आ जाएगी। इसको ज़रा मज़ीद थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करते हैं, इन डेप्थ थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसकी लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो है वो पैरामीटर्स बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट सिनेरियो मैं जो हूँ वो V1 एंड I1 को फॉर एग्जाम्पल, या समझ लें मैं I1 को फॉर एग्जाम्पल मैं I1 एंड I2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेती हूँ और V1 एंड V2 को डिपेंडेंट वेरिएबल ले लेती हूँ। क्यों ले रही हूँ मैं, ऐसा क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको इस Z पैरामीटर्स इसमें से निकाल सकूँ। Z पैरामीटर्स क्या होते हैं, इम्पिडेंस पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि इस सर्किट की जितने भी इम्पिडेंसेस हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स हम वो निकाल सकें। इम्पिडेंसेस निकालने के लिए हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास V इज इक्वल टू IZ होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू IR और V इज इक्वल टू IZ होता है। तो अब इसमें V इज इक्वल टू IZ का मतलब क्या है कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो V है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो I है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर मुझे Z पैरामीटर्स निकालने हैं तो मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में I को लेना पड़ेगा, करंट्स को लेना पड़ेगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में मुझे
वोल्टेजेस को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले मैं I1 एंड I2, अच्छा मैं इसको ज़रा लिख देती हूँ उससे ताकि इजी हो जाए। ओके, लेट मी राइट इट ओवर हियर। ओके, सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट वेरिएबल लिया है वो लिया है मैंने, मैं इसका फॉन्ट चेंज कर दूँ ताकि थोड़ा क्लियर व्यू आ जाए। ओके ओके, सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है वो मैंने I1 लिया है, ठीक है, और दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है वो मैंने I2 लिया है। these are the independent variables, एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो मेरे पास कौन कौन से होंगे, वो मेरे पास होंगे V1 एंड V2, ठीक है। तो these two are the dependent variables and these two are the independent variables। अब हमें पता है यानी कि अब हमें पता है कि I जो है वो ओके, सो हमें पता है कि हम लोग V1 को रिलेट कर सकते हैं। V1 जो है वो डिपेंड कर रहा है वैल्यू I1 के ऊपर भी और I2 के ऊपर भी। सिमिलरली V2 जो है वो डिपेंड कर रहा है वो I1 के ऊपर भी कर रहा है और I2 के ऊपर भी कर रहा है। क्यों इस तरह से, क्यों क्रॉस डिपेंडेंट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, ठीक है, एक ही नेटवर्क का हिस्सा, अलग अलग नेटवर्क का हिस्सा ये नहीं है। यानी कि V1 इज अ फंक्शन ऑफ I1 एंड I2, सिमिलरली V2 इज अ फंक्शन ऑफ I1 एंड I2। तो इस तरह से हम लोग इनकी इक्वेशंस जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगर V1 को देखें तो हमारे पास V1 जो है, V1 डिपेंड कर रहा है I1 पे भी डिपेंड कर रहा है और I2 पे भी डिपेंड कर रहा है। तो और V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1, यहाँ I1 एंड प्लस V1 सॉरी Z12 I2, यानी कि V1 जो है वो I1 के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और I2 के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। I1 के साथ जो कांस्टेंट है, डिपेंडेंसी कांस्टेंट है वो Z11 है, और I2 के साथ जो डिपेंडेंसी कांस्टेंट है वो है Z12। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट दिस Z21 एंड प्लस Z22 I2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास स्पेस इसलिए लिए ताकि थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन हो जाए क्योंकि सिमिलर सिमिलर लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डिपेंडेंसी हमें बताई हुई है। ओके नाउ ये आएगा खैर। ओके, सो हमारे पास हमें पता क्या चला, हमें पता ये चला कि V1 जो है इस तरह से हम लोगों ने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया है। यानी कि अगर इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 वी शुड नो द कॉन्स्टेंट्स विच आर Z11, Z12, Z21 एंड Z22। और अगर हम इन Z को अलग कर दें तो ये हमारे पास Z पैरामीटर्स बन जाते हैं। इसका मैट्रिक्स, अगर इस इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि V1 V2 is equals to Z11 Z12 Z21 Z22, ठीक है, एंड I1 I2, ठीक है। तो अगर हमें ये पैरामीटर्स पता चल जाएं तो वी कैन डिटरमाइन एवरी अदर पैरामीटर ऑफ द सर्किट। यानी कि अगर हमें ये सारे पैरामीटर्स मिल जाएं तो हम लोग बाकी सब पैरामीटर्स हम लोग इजीली आइडेंटिफाई या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास एनालिसिस जो है वो और ज़्यादा आसान हो गया कि हम लोग जो पहले पूरा एक एक नोड के थ्रू हम लोग KCL लगाकर हम लोग पूरा फाइंड आउट कर रहे थे सर्किट का बिहेवियर, अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये पैरामीटर्स चाहिए। अब ये पैरामीटर्स अगर हमारे पास आ गए तो इजीली वी कैन डिटरमाइन द अदर अननोन पैरामीटर्स ऑफ दिस सर्किट, ठीक है।
अब हमारे पास ये दो पैरामीटर्स कैसे आएंगे, ये हम लोग इस लैब के थ्रू हम लोग समझेंगे कि हमारे पास ये दो पैरामीटर्स कैसे आएंगे। ठीक है, तो अब हम इन दो पैरामीटर्स को समझने के लिए हमें ये इक्वेशन को मद्देनज़र रखना होगा। ज़रा गौर से इसको दोबारा देखें एक बार, फिर हम लोग इन चार पैरामीटर्स को हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई करेंगे इन दिस लैब। ठीक है, तो अब मैं इसको ज़रा बाकी चीज़ों को रिमूव कर रही हूँ, इन चार पैरामीटर्स को, यानी Z11, Z12, Z21 एंड Z22। अगर आई अगेन रिपीट द होल थिंग, होल सिनेरियो, what we are going to do is we are going to do the analysis of the circuit. The target is to analyze the circuit. ठीक है, एनालिसिस करने के लिए we have different methods like KCL, KVL, etc. But we are going to move towards the easier method. What is that easier method? Is that we should categorize our circuit in a ports network. ठीक है, तो हम लोग इस नेटवर्क में हमारे पास 2 पोर्ट नेटवर्क है, तो 2 पोर्ट नेटवर्क से हमारे पास 4 पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं। उन 4 पैरामीटर्स में से हमारे पास 2 जो हैं वो कोई भी अननोन कंसिडर कर सकते हैं और 2 जो है वो नोन कंसिडर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द सर्किट कि हमारे पास नोन पैरामीटर्स कौन से और अननोन पैरामीटर्स कौन से हैं। समटाइम हमारे ये डिपेंड करता है हमारे पास एप्लीकेशन पे कि हमारे पास कौन सी एप्लीकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है, एक ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग कंसिडर करें, तो ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास एक साइड का करंट और वोल्टेज जो है वो गिवन होता है और दूसरी साइड के करंट और वोल्टेजेस को हमें डिटरमाइन करना होता है, उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करना होता है। ठीक है, और अगर कोई दूसरा सर्किट है, कोई पावर सिस्टम है, उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें समटाइम्स हमें Z पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, समटाइम्स हमें Y पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ दैट सर्किट कि हमारे पास कौन से नोन पैरामीटर्स हैं और कौन से अननोन पैरामीटर्स हैं, वो उस सर्किट की एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्योंकि एक जनरल हम लोग आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन, सो वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज पैरामीटर्स। ठीक है, तो हम लोग जो है वो Z पैरामीटर्स को डिटरमाइन करने जा रहे हैं अभी इस लैब में। तो हमारे Z पैरामीटर्स को डिटरमाइन करने के लिए वी शुड नो 2 थिंग्स, दैट इज I1 एंड I2। I1 एंड I2 अगर हमें पता होंगे तो हम लोग इजीली इन Z पैरामीटर्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं, Z पैरामीटर्स को हम लोग फाइंड आउट कर, अगर हमें I1 एंड I2 आर ऑलरेडी नोन, और अगर हमें Z पैरामीटर्स भी पता चल जाए तो इजीली वी कैन डिटरमाइन V1 एंड V2। ठीक है, इसी तरह से ये तो हम लोग की एक क्लासिफिकेशन होगी Z पैरामीटर्स की। इसी तरह से हमारे पास सिमिलर अनदर क्लासिफिकेशन इज ऑफ Y पैरामीटर्स। Y पैरामीटर्स में वी ऑल नो कि हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है I इज इक्वल्स टू YV, यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखूँ, Y होता क्या है बेसिकली, Y हमारे पास जो है एडमिटेंस होती है विच इज़ इनवर्स ऑफ इम्पिडेंस, यानी कि Z का जो इनवर्स होता है वो एडमिटेंस होती है। यानी कि अगर इफ आई से कि V इज इक्वल्स टू अगर IR है, IZ है, तो Z का इन्वर्स जो होता है वो Y होता है, यानी कि Z को हम लोग वी कैन ऑल्सो राइट 1 डिवाइडेड बाई Y एंड I। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से भी इक्वेशन लिख सकते हैं, और Y को अगर हम यहाँ पर ले जाएं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी I इज इक्वल्स टू YV। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने, अब ये Y क्या है, ये एडमिटेंस है, यानी कि अगर हमारे अब इस इक्वेशन में हमारे पास अननोन क्या है, इस इक्वेशन में हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है हमारे पास I और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है V। ठीक है, तो अगर हमें कंडीशन क्या है, पूरे सर्किट का हम लोग बिहेवियर कैसे पता कर सकते हैं, अगर हमारे पास Y पैरामीटर हो और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पता हो, तो हम लोग वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन एनालाइज द होल सर्किट इजीली। ठीक है, आई रिपीट द थिंग्स, इफ वी नो द पैरामीटर्स, द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स एंड वी नो द वैल्यू ऑफ द independent variable, then we can identify easily or do the analysis of the whole complete circuit without doing the individual KCL and KVL analysis of the each and every terminal। ठीक है, तो हमारे पास एक तरह से एक हमारे पास Z टर्मिनल बन गया, एक तरह से दूसरा हमारे पास Z पैरामीटर्स बन गया, इसी तरह से हमारे पास Y पैरामीटर भी बनता है, इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड वन है दैट इज ABCD पैरामीटर। इस तरह से और पैरामीटर्स भी होते हैं लाइक H पैरामीटर्स एंड G पैरामीटर्स, डिपेंडिंग अपॉन कि हम लोग किसको डिपेंडेंट और किन दो को डिपेंडेंट और किन दो को इंडिपेंडेंट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लैब में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 को कंसिडर करेंगे, 3 को स्टडी करेंगे, दैट इज वन इज Z पैरामीटर, वन इज Y पैरामीटर एंड अदर वन इज ABCD पैरामीटर्स। तो अभी हम लोग इस लैब में सिर्फ और सिर्फ इनको स्टडी करेंगे। ठीक है,
तो इनको स्टडी करने के लिए इसकी थोड़ी सी थ्योरी गिवन है, इसको ज़रा समझिएगा कि जो मैंने एक्सप्लेन कर दी ऑलरेडी। ठीक है, तो ये z पैरामीटर्स हैं। z पैरामीटर्स की इक्वेशन ये जो अभी हम लोगों ने लिखी थी यही है वो v1 इज इक्वल टू z11 i1 i2 दिस। सो ये हमारे पास z पैरामीटर्स की इक्वेशन बन गई। इस तरह से y पैरामीटर्स की इक्वेशन बनाने के लिए हमें डिसाइड करना होता है कौन से पैरामीटर्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिपेंडेंट जिनको लिया है वो है i1 एंड i2 और जिसको इंडिपेंडेंट लिया है वो है v2 एंड v1। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो जो पैरामीटर्स बनेंगे वो y11 y12 यानी कि y पैरामीटर्स बन जाएंगे। ठीक है, और इन पैरामीटर्स का दूसरा जो मतलब एडमिटेंस पैरामीटर्स भी हम लोग कह रहे होते हैं इनको। ठीक है, सिमिलरली वी हैव ABCD पैरामीटर्स। ABCD पैरामीटर्स जो है वो मोस्टली कॉमनली हम लोग डिटरमाइन करते हैं जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन्स को स्टडी कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन से हमारे पास क्योंकि एक सिर्फ करंट्स नहीं गिवन होते हैं, हमारे पास किसी भी एक साइड की चीज़ें जो हैं वो गिवन होती हैं, आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। या तो वो रिसीविंग एंड होता है या फिर सप्लाई एंड होता है। ठीक है, सेंडिंग एंड होता है। ओके, तो हम लोग जो इक्वेशन यहाँ पर बनेगी क्योंकि हम लोगों ने जो कंसिडर किया था वो हम लोगों ने डिपेंडेंट वेरिएबल्स कंसिडर किया था v1 एंड v2 i2 को i1 को v1 एंड i1 आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड v2 एंड i2 आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने का सिंपल तरीका ये है कि पहले डिपेंडेंट वेरिएबल्स लिख लें, जितने भी हैं उनको लिख लें कॉलम फॉर्म में, फिर इज इक्वल्स टू और फिर जो लाइन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिख लें। यहाँ पर v2 और i2 था, v2 i2 v2 i2। ठीक है, और फिर जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो उनको कोई भी नाम दे दें तो वो एट दी एंड वही चीज़ें बन जाएंगी जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं। अगर y है तो y बन जाएगा, z है तो z बन जाएगा, ABCD है तो वो ABCD बन जाएगा और दूसरे जो H है G है ये बन जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ये देखें, अगर हम इसको गौर से अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो v1 एंड v2 है ये अब क्योंकि अगर हम एक बताएं, अब जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले z को एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा। अब क्योंकि ये v1 एंड i1 है, ये दो रिलेट होते हैं दूसरे के साथ, ओम्स लॉ के साथ, और इन दो को रिलेट करता है वो z कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि v इज इक्वल्स टू डैश। अगर मैं यहाँ पर एक एक चीज़ लिख दूँ, समझाने के लिए बता रही हूँ चीज़, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ v इज इक्वल्स टू डैश i यानी कि डैश मल्टीप्लाइड बाय i, तो व्हाट पॉसिबल आंसर वुड यू हैव? क्या आंसर होगा आप लोगों का? जाहिर है z, यहाँ पर z ही आएगा। ठीक है, क्योंकि v और i को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली z ही रिलेट कर रहा होता है अगर v जो है वो डिपेंडेंट है और i जो है वो इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली इफ आई राइट ओवर हियर i इज इक्वल्स टू डैश v, तो हमें पता है कि i अगर डिपेंडेंट हो जाए और v जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए तो हम इन दो को रिलेट किस तरह से कर रहे होते हैं? y के साथ कर रहे होते हैं। सही है, तो ये हमें चीज़ पता है। सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, अगर मैं कहूँ कि v इज इक्वल्स टू, तो अब हमें पता है कि z है, तो यानी कि इस जो पैरामीटर ये जो भी आएगा उसका यूनिट क्या होगा? ओम्स होगा। अब यहाँ पर डैश है, इसका यहाँ पर जो यूनिट आएगा वो क्या होगा? वो सीमेंस होगा या मोहोस जिसको कहते हैं हम लोग, वो होगा। ठीक है, तो ये इसका यूनिट पता है। अगर मैं v डैश v लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? इस डैश में क्या आएगा? इस डैश में एक कांस्टेंट पैरामीटर आएगा, यानी कि इट शुड नॉट बी अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो कांस्टेंट पैरामीटर आएगा, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट क्या कह सकते हैं? उसको हम लोग वोल्टेज रेशियो भी कह सकते हैं। क्यों वोल्टेज रेशियो कह रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ मैं, यानी कि v डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू दिस डैश, तो दिस डैश विल बी नोन एज वोल्टेज रेशियो। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं करंट्स को रिलेट करूँ, i इज इक्वल टू डैश i1 is equals to dash i2. So what this dash would be? This dash would be current ratio. ठीक है, क्यों? क्योंकि i1 divided by this i2 is equals to this dash and this dash will become current ratio. ठीक है, तो ये these ratios do not have any units. ठीक है, तो इसको मैं ज़रा रिमूव कर दूँ। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं ABCD को दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, so if I explain this ABCD, so in this ABCD, A is the, if I talk about this A is the voltage ratio, since it is मतलब ये जो रिलेट कर रहा है V1 और V2 को, ये A से कर रहा है, तो A जो है वो एक वोल्टेज रेशियो है। इसी तरह से अगर मैं B की बात करूँ तो B जो है वो क्या होगा? B V डिवाइडेड बाई I क्या होता है? V डिवाइडेड बाई I इज Z। ठीक है, यानी कि इट्स अ इम्पिडेंस, काइंड ऑफ अ इम्पिडेंस। ठीक है, यानी कि V, if I say V divided by I is impedance, and if I talk about this C, what is this C? C is the admittance
एडमिटेंस, सी इज द एडमिटेंस रेशियो, सो वी कैन से सी क्या है हमारे पास, सी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय वी, सही है, ये वी है। आई डिवाइड बाई वी, सी इज एडमिटेंस एंड सी जो है वो मेरे पास एडमिटेंस हो गया, और बी जो है वो मेरे पास इम्पिडेंस हो गया, ए जो है वो मेरे पास वोल्टेज रेशियो हो गया, और इस तरह से डी जो है वो मेरे पास करंट रेशियो हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह से एक सर्किट पैरामीटर्स, हाइब्रिड सर्किट पैरामीटर्स है, जिसमें हमारे पास जो पैरामीटर्स आएंगे, अगर ए बी सी डी पैरामीटर्स जो हैं वो कुछ उनमें से वोल्टेज रेशियो है, वो कुछ वोल्टेज रेशियो है, कुछ उसमें जो है वो करंट रेशियो है, कुछ जो है वो उसमें इम्पिडेंस, और कुछ जो है वो उसमें एडमिटेंस है। ठीक है, तो एंड इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे ABCD पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइंस को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम स्टार्ट ट्रांसमिशन लाइन को अगेन रिपीट, जब हम उस ट्रांसमिशन लाइंस को स्टडी कर रहे होते हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो द ABCD पैरामीटर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं, हमारे पास एक साइड के करंट एंड वोल्टेजेस होते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द होल बिहेवियर वी शुड नो द ABCD पैरामीटर्स। ठीक है, अब हम लोग मजीद इसकी तरफ आगे चलते हैं, इस लैब की तरफ बढ़ते हैं कि इस लैब में और हमारे पास क्या है। ये हम लोगों ने सब समझ लिया कि Z पैरामीटर्स क्या होते हैं, Y पैरामीटर्स क्या होते हैं, एंड ABCD पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो इसकी हमारे पास सबसे पहले प्री लैब है। प्री लैब में आपको इसको कहा गया है कि इसको मजीद स्टडी करें कि ये पैरामीटर्स होते क्या हैं और मजीद और पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक सिंपल एक 2 पोर्ट नेटवर्क हमारे पास गिवन है, जिसमें Z1, Z2 एंड Z3 है। ये इस बॉक्स के अंदर होंगे। ठीक है, और क्योंकि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो वी शुड डिज़ाइन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं तो वी शुड नो दिस पैरामीटर्स एज वेल। और हमारे पास ये दो टर्मिनल्स हैं। ठीक है, हमारे पास ये दो टर्मिनल्स हैं। अब हम लोग इसको जो है वो एक तो पहले मैं इसको मैं दो तरीकों से समझाऊंगी, एक तो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी समझाऊंगी, दूसरा मैं लेमैन लैंग्वेज में वैसे कॉन्सेप्चुअल वाइज भी समझाऊंगी। ठीक है, तो ये इसका पहले ज़रा वीडियो देखने के साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपकी माइंड में हो कि हम किसको ज़रा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इसको जो है मैंने बिल्कुल इसको मैंने इम्प्लीमेंट भी कर लिया है यहाँ LT स्पाइस के ऊपर, इस नेटवर्क को। इसको ज़रा इग्नोर कर दें इस वाले पार्ट को, तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग Z पैरामीटर्स हम लोग डिटरमाइन करेंगे, यानी कि हमें Z पैरामीटर्स चाहिए। Z पैरामीटर्स, रिमेंबर दीज Zs, ये Z1, Z2, Z3 आर नॉट द Z पैरामीटर्स ऑफ दिस नेटवर्क। Z पैरामीटर्स डिफरेंट है, जो हम लोगों ने अभी खुद से बनाए हैं। ठीक है, इस तरह से Y पैरामीटर्स भी इसी नेटवर्क के बनेंगे और ABCD पैरामीटर्स भी इसी नेटवर्क के बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम Z पैरामीटर्स को देखते हैं समझने के लिए कि Z पैरामीटर्स निकालें कैसे। अब Z पैरामीटर्स निकालने के लिए हमें इक्वेशंस चाहिए माइंड में। आप इक्वेशंस की भी कभी स्क्रीनशॉट लें ताकि आपके पास गो टू आइटम हो देखने के लिए। तो हमें जो है वो टारगेट क्या है हमारा, अभी टारगेट ये है कि हम लोग Z पैरामीटर्स को निकालें। ठीक है, Z पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करें। Z पैरामीटर्स हमारे पास 4 हैं, कितने हैं? Z11, Z12, Z121 एंड Z22। अब Z11 निकालने के लिए हमारे पास, अब इसमें कितने, इस इक्वेशन में हमारे पास कितने अननोन्स हैं? Z12, I2 हमें पता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसीजर बताया हुआ है, वो प्रोसीजर क्या है? वो प्रोसीजर ये है कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट ओपन द आउटपुट टर्मिनल एंड सप्लाई 5 वोल्ट पीक टू पीक एट 1 kHz साइन वेव टू इनपुट टर्मिनल। ठीक है, अब हम इसमें से एक टर्मिनल को इनपुट कंसिडर कर लेते हैं और एक टर्मिनल को आउटपुट कंसिडर कर लेते हैं। मर्जी है हमारी, हम लोग किसी को भी इनपुट और आउटपुट कंसिडर कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। तो हम लोग इसको इनपुट कंसिडर कर लेते हैं और इसको जो है वो हम लोग आउटपुट कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा हुआ है कि फर्स्ट ओपन द आउटपुट टर्मिनल। ओपन आउटपुट टर्मिनल मतलब यहाँ पर कुछ ना कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं होगी। तो ये हमारे पास आउटपुट टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल को हम लोगों ने ओपन एंडेड छोड़ दिया, यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं की। रिमेंबर दिस थिंग्स कम अंडर द बॉक्स, ये बॉक्स है, तो ये 4 टर्मिनल्स हमारे पास बाहर है सर। ठीक है, एक ये टर्मिनल, एक ये टर्मिनल, एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल। बाकी एक सेकंड में एक काम ये कर सकते हैं कि मैं इसको पहले डिलीट कर दूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास नेटवर्क है, अभी इसको कंसिडर नहीं करें। अभी जो है हमारे पास ये नेटवर्क है, 2 पोर्ट नेटवर्क, जिसमें हमारे पास 4 पोर्ट, चार टर्मिनल्स जो है वो गिवन है, एक 2 ये टर्मिनल्स और 2 ये टर्मिनल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कहा हुआ है कि इन्होंने कि आप आउटपुट टर्मिनल को ओपन छोड़ दें और इनपुट टर्मिनल पे एक सप्लाई कनेक्ट कर दें। ठीक है, टू डिटरमाइन द Z पैरामीटर्स। सो आउटपुट टर्मिनल को हम लोगों ने ओपन ही छोड़ा हुआ है और इनपुट टर्मिनल पे हम लोग सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। तो टू कनेक्ट द सप्लाई
व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ठीक है, हम लोग जो है वो ओके, अब हम लोगों ने सप्लाई कनेक्ट कर दी है, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग अस टू डिटरमाइन, इसको मैं ज़रा बंद कर दूँ ताकि ओके, to determine now first open this okay, secondly open okay and measure the output voltage and input current, ठीक है। अब हमें आउटपुट वोल्टेज और इनपुट करंट पता करना है। आउटपुट वोल्टेज क्यों पता कर रहे हैं, यानी कि जितने भी अननोन पैरामीटर्स हैं पता करना है। अननोन पैरामीटर्स कौन कौन से हो गए, यानी कि V1 I1 एंड V2 I2 हम लोग डिटरमाइन करेंगे। हमें पता है कि V2 क्या है, V2 हम पता करते हैं सबसे पहले। V1 तो हमें पता ही होगा, जो हम लोगों ने गिवन होगा वही हम लोग V1 होगा हमारे पास V1, दिस इज V1 इसकी हम लोग जो है वो एवरेज वैल्यूज निकाल देते हैं सबकी, सॉरी एवरेज वैल्यू निकाल, सो दिस इज द एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू वी विल कंसिडर, RMS वैल्यू इज 1.7655, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेंगे। when the input is open circuited, no, when the input is open circuited, हमारी कंडीशन क्या है इसमें, इनपुट ओपन सर्किट है, नहीं, हमारे पास आउटपुट ओपन सर्किट है। आउटपुट ओपन सर्किट के लिए हम लोग V1 लिखेंगे। V1 क्या है हमारे पास 1.7 समथिंग आ रहा है, 1.7655, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, V2 चाहिए, ठीक है। V2 निकालेंगे, V2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, V2 इस पॉइंट पर आएगा, दिस इज V2, दिस इज V2। V2 के लिए हम लोग अगेन V2 is 1.6011 एंड I1 कैसे निकालेंगे, I1 जो है वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। I1 जो भी आएगा उसका नेगेटिव होगा, तो I1 हम लोग निकालते हैं, सही है। एंड I1 इज 336.36 माइक्रो एम्पियर, सो 336.6 माइक्रो यू स्मॉल, सही है। दोबारा कंफर्म कर लेती हूँ, 336.36 माइक्रो। अब यू विल बी कंफ्यूज कि मैंने यहाँ पर I2 क्यों नहीं लिया, I2 क्यों नहीं कंसिडर किया, बिकॉज वी नो कि व्हेन इट इज ओपन सर्किटेड तो I2 विल बी 0, ठीक है। I2 ऑब्वियस है कि वो 0 ही होगा क्योंकि वो ओपन सर्किटेड है। सिमिलरली द सेकंड केस इज कि व्हेन द इनपुट इज ओपन सर्किट, अब हमें इनपुट को ओपन सर्किट यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये चीज़। सेकेंडली ओपन द इनपुट टर्मिनल एंड सप्लाई दिस, मतलब वही वाली सप्लाई जो है वो अब हम लोग आउटपुट टर्मिनल पे देंगे, आउटपुट टर्मिनल और एंड मेजर द अदर पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स हम लोग डिटरमाइन करेंगे। अब करना क्या है, अब करना ये है कि इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे एंड वी विल टेक ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको मूव करेंगे, इसको मूव करके मैं यहाँ पर अटैच करूँगी, ठीक है। तो अब मुझे जो है वो इनपुट टर्मिनल को ओपन सर्किट रखना है, ठीक है, और आउटपुट टर्मिनल पे मैंने ये सप्लाई जो है वो अटैच कर देंगे, ठीक है। ओके, सो अब मुझे डिटरमाइन करनी बाकी चीज़ें, उसके लिए मैं इसको रन करूँगी। सबसे पहले V1 RMS value is 1.6 and then V2 is 1.7655 and current now and the current is 336.36। सेम इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने जो पैरामीटर्स लिए हैं वो दोनों साइड पर सेम लिए, इसलिए मेरे पास जो है वो सेम आ रही है। लेकिन जो मैंने आपकी एक्चुअल लैब अपलोड की है उसमें मैंने पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट कर दिए ताकि आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ आएँ, ठीक है। सो द RMS वैल्यू इज 336.36, अगेन सिमिलर 336.36, ठीक है, माइक्रो।
ओके, सो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हमें डिटरमाइन करने हैं पैरामीटर्स, जेड पैरामीटर्स डिटरमाइन करने के लिए हम इस इक्वेशन की तरफ फोकस करेंगे। इस इक्वेशन को तो हम लोग दोबारा देखेंगे। तो फर्स्ट केस हम लोगों ने जो लिया था उसमें हम लोगों ने आउटपुट को ओपन सर्कुलेट कर दिया था। आउटपुट को इस इक्वेशन ये है, आउटपुट को ओपन सर्कुलेट करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम लोगों ने आई टू को हम लोगों ने ज़ीरो कर दिया था। अब जब आई टू ज़ीरो हो जाएगा, उसमें भी ये पॉइंट ज़ीरो हो जाएगा और ये पार्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि हमारी जो इक्वेशन बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी? V1 इज इक्वल टू Z11 I1, V2 इज इक्वल टू Z21 I2। यानी कि क्या हमारे पास I1 भी है, V1 भी है, V2 भी है और I1 भी है, V1 भी है और V2 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन इजीली डिटरमाइन Z11 एंड Z21। मैं इसको ज़रा दोबारा लिख कर दिखा दूँ यहीं पर कि हमारे पास जब ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी, हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? V1 इज इक्वल्स टू Z11 स्टेरिक I1, ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर I2 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। फर्स्ट केस में जब मैंने क्या किया था, ओपन सर्किट कर दिया था आउटपुट को, ठीक है, तो मेरे पास Z11 आ जाएगा क्योंकि V1 भी है हमारे पास और I1 भी है। तो इस तरह से हमारे पास Z11 आ जाएगा और Z21 भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि ये भी ज़ीरो हो चुका है। तो सेकेंड इज V2 इज इक्वल टू Z21 I1, ठीक है। तो Z11 भी आ जाएगा और Z21 भी आ जाएगा while considering the first scenario। और सेकंड सिनेरियो में जब मैंने इनपुट को ओपन सर्किट किया था तो इसका मतलब ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, I1 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। इट विल बिकम V1 Z12 I2 एंड V2 Z21 सॉरी V2 इज इक्वल टू Z22 I2। तो इस तरह से मेरे पास Z22 भी आ जाएगा और Z12 भी आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वे वी विल डिटरमाइन द Z parameters. So we will have all these parameters we can in this method. We can determine all these parameters with this method. ठीक है, तो हमारे पास ये आप लोग इजीली, मैं इसमें यहाँ पर ले जाऊँ, आप लोग इजीली डिटरमाइन कर लेंगे। यहाँ से Z11 लिख देंगे, Z21 लिख देंगे, यहाँ पर Z12 एंड Z22 एंड यू विल राइट डाउन द रिजल्टिंग Z पैरामीटर्स ओवर हियर, ठीक है। ओके, नाउ अनदर पार्ट इज Y पैरामीटर्स। Y पैरामीटर्स में आप लोग सिमिलर काम करेंगे, ठीक है। मतलब वही वाला काम, सब चीज़ें जो हैं वो आई हुई हैं, ऑलरेडी आई हुई हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, दोबारा से रिपीट नहीं करना, सिर्फ उसी टेबल को जो है वो कॉपी करना है और अब इक्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो डिफरेंट हो जाएगी। डिटरमाइन करने की इक्वेशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, बाकी चीज़ें जो है वो सेम है, ठीक है। सिमिलरली वही वाला काम जो है वो रिपीट आप लोग यहाँ पर भी करना है और जो है वो आपके पास इस तरह से आप लोग ABCD पैरामीटर्स भी आप लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये वाला जो काम है सर्किट वाला, ये आपको सिर्फ वन टाइम करना है एंड यू विल जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर देयर इन डिफरेंट tables and with different equations you will determine different parameters ABCD Z as well as Y parameters। तो हम लोग जो है वो इससे इजीली डिटरमाइन करके यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं पोस्ट लैब के, ये आप लोग को इसका जवाब तब मिलेगा जब आप लोग प्री लैब करेंगे। प्री लैब में क्या था, रीड करना था आपको इसके बारे में। सो दिस वाज अबाउट दिस लैब, जिसपे हम लोगों ने समझा कि हम लोग किस तरह से पोर्ट क्या होता है, किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक दो टर्मिनल्स जो है वो एक ही पोर्ट का हिस्सा है या मल्टीपल पोर्ट्स का हिस्सा है, अलग अलग पोर्ट्स का हिस्सा है। दूसरा हम लोगों ने समझा कि डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, सर्किट के बिहेवियर को हम लोग किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं इफ़ वी हैव द पैरामीटर्स अवेलेबल टू अस। अगर हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स अवेलेबल हैं तो हम लोग ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं कि सर्किट का बिहेवियर किस तरह का होता है। और वो पैरामीटर्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, एक Z पैरामीटर की कैटेगरी है, एक Y पैरामीटर की कैटेगरी है, एक G पैरामीटर की कैटेगरी होती है, एक H पैरामीटर की कैटेगरी होती है और एक ABCD पैरामीटर की कैटेगरी होती है। और इस लैब डिपेंडिंग अपॉन कि हम लोगों ने किन दो पैरामीटर्स, किन दो वैल्यूज़ को, वोल्टेज एंड करंट्स में से किन दो को हम लोगों ने डिपेंडेंट और किन दो को हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कंसिडर किया है, उस लिहाज से हम लोग इन पैरामीटर्स को करते हैं। और इट ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन कि हमारी एप्लीकेशन क्या है, कि हमारे लिए कौन सा पैरामीटर को डिटरमाइन करना उस एप्लीकेशन के लिहाज से फ़ायदेमंद होगा। जैसे मैंने बताया कि ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस के लिए हमें इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग ABCD पैरामीटर फाइंड आउट करें।
इस तरह से अगर हम लोग जो है वो डिफरेंट फॉल्ट एनालिसिस वगैरह ये सब चीज़ें अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग जेड पैरामीटर्स देखते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन अगर हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन को देख रहे हैं एक टर्मिनल के, तो हम लोग जेड पैरामीटर्स को देखते हैं। पावर सिस्टम के अगर हम लोग नॉर्मल बिहेवियर को देख रहे हैं, नॉर्मल ऑपरेशन को देख रहे हैं, तो हम जेड पैरामीटर्स कंसिडर करते हैं। और हम लोग फॉल्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं या फिर फॉल्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो जेड पैरामीटर्स को देखते हैं, और नॉर्मल ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग वाई पैरामीटर्स को देखते हैं। तो ये हम आप लोग जब फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो व्हेन यू विल हैव द कोर्स पावर सिस्टम्स, तो आप लोग ये चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे। राइट नाउ इट वाज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ यू विल डिटरमाइन these parameters and how you will make up the equations for these parameters and how you will determine the units, especially it's important to determine the units। जैसे मैंने बताया कि a का यूनिट जो है वो इस इक्वेशन में हमें नज़र आ रहा है कि a का यूनिट जो है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि a क्या है, वोल्टेजेस का रेशियो है, एंड रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट। एंड सिमिलरली b जो है वो क्योंकि v डिवाइडेड बाई i से मिलकर b जो है वो हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब b क्या है, हमारे पास इम्पिडेंस है। सिमिलरली सी उसका यूनिट क्या होगा, ओम्स होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ये है सी है तो सी पैरामीटर का यूनिट क्या होगा हमारे पास, सीमेंस होगा, यानी कि जो होता है एडमिटेंस है क्योंकि ये। सिमिलरली डी जो है वो करंट्स का रेशियो है तो इट विल नॉट हैव एनी यूनिट। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस, अगर हम इस इक्वेशन को देखें, सिर्फ डैश ही हो, वाई ना लिखा हो, सिर्फ डैश लिखा हो, तो वील इजीली डिटरमाइन इट इज़ वाई। क्यों, क्योंकि ये आई डिवाइडेड बाई वी है, और आई डिवाइड बाई वी हैज़ इज़ वाई, सही है। और ये भी आई डिवाइड बाई वी है, ये भी आई डिवाइड बाई वी है, और ये भी आई डिवाइड बाई वी है। सिमिलरली यहाँ पर अगर यहाँ पर जेड ना भी लिखा हुआ होता और सिर्फ जो है वो वी लिखा हुआ होता और आई लिखा हुआ होता, डैश बीच में डाला हुआ होता, तो वी विल अंडरस्टैंड कि ये डैश जो है वो जेड है, क्योंकि वी और आई को वी डिवाइड बाई आई जो होता है वो जेड होता है। सिमिलरली आई डिवाइड बाई वी जो होता है वो वाई होता है। सिमिलरली वी डिवाइड बाई वी जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। सिमिलरली आई डिवाइड बाई आई जो होता है वो भी एक कांस्टेंट होता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट, इस लैब में हम लोगों ने समझा कि इन इक्वेशंस के थ्रू हम लोग किस तरह से पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं ये और उनके यूनिट्स क्या होंगे, और इस पर हम लोग कौन सा पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं। अगर सारे जेड हैं तो इसका मतलब जेड पैरामीटर्स हैं, अगर सारे वाई हैं तो इसका मतलब है वाई पैरामीटर्स हैं, अगर एक वाई एक जेड एक वाई एक जेड तो ए बी सी डी है। सिमिलरली जी और एच वगैरह में भी यही सिमिलर कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लैब, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू द lab till of lab number 12. In the another lab we will understand the concept of three phase circuits। ठीक है, so till then if you have any query you can ask me। अच्छा ये जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज है इन योर लैब मैनुअल, ठीक है, तो सिंपली कॉपी मत कर लीजिएगा, खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़ टिल टुडे, टिल वी मीट फॉर द नेक्स्ट लैब।